आपको न्यूज में देखा ही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, ऐतिहासिक के संदर्भ में क्योंकि हाल के इतिहास में इस तरह का कोई उदाहरण इधर बीच का तो नहीं मिलता है, जब एक देश के सेना ने दूसरे देश में घुसकर और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उठा लिया, अपने देश ले आए। इसके पीछे दरअसल ये ना कोई तात्कालिक वजह है और ना ऐसा है कि जिसको एक आध दिन में ये परिस्थितियां उपज गई और इतना बड़ा कदम उठाया गया। इसके पीछे काफी समय से कहानी ये पूरी चल रही थी और उसको कारण में हमें, मेन बात है कि ऐसा क्यों हुआ, उसके कारण में हमें दो चीजें देखनी होंगी। कारण में पहली बात तो ये है कि एक कारण जो कि अमेरिका की तरफ से बताया गया, जो अमेरिका ने कहा। दूसरा, जो विश्लेषक अलग से मानते हैं कि केवल वही कारण नहीं है जो बताया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, और भी कुछ कारण है। तो जो पहला कारण बताया गया अमेरिका की तरफ से, उसमें एक पहला नाम जो आता है वो है मुनरो सिद्धांत, मुनरो डॉक्ट्रिन, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अब प्रस्तुत किया डोनरो डॉक्ट्रिन के नाम से। संशोधित नाम है, केवल नाम कहने का संशोधित मतलब यह है कि ये मुनरो के नाम से था सिद्धांत, अब इन्होंने अपना डोनाल्ड ट्रंप आर जोड़ दिया उसमें। तो इस संदर्भ में उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये आपको भौगोलिक अवस्थिति दिमाग में है वेनेजुएला की, कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसमें वेनेजुएला ऊपर की तरफ आपको मैप में दिखा होगा, उसके एक तरफ गुयाना है, नीचे की तरफ दक्षिण पश्चिम और दक्षिण तरफ ब्राजील है, और एक तरफ कोलंबिया और कैरेबियन जो सी है या अटलांटिक सी का जो एरिया है उसके किनारे ये देश बसा हुआ है। इसके बारे में सोच के देखिए कि ये जो मुनरो सिद्धांत है उसमें दिमाग में रखिएगा अभी आप पूरा उत्तर अमेरिका का महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप, दोनों महाद्वीप के दिमाग में। इसको मुनरो ने एक तरीके से बोला कि ये क्या है, इस दोनों महाद्वीप के इस पूरे एरिया को बोला ये पश्चिमी गोलार्ध है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। और इसके बारे में एक टिप्पणी की कि पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका का प्रभुत्व रहेगा। और उस समय उन्होंने ये जब 1823 में सिद्धांत दिया था तो दरअसल उन्होंने किसको केंद्र में बना कर दिया था, यूरोप को। इसके पहले आप जानते हो कि यूरोप के अलग अलग देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इन देश, डच, इन देशों ने एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी क्या बना रखा था, उपनिवेश स्थापित कर रखे थे। और उस उपनिवेशवाद को अमेरिका अपने लिए इस अर्थ में सही नहीं मानता था क्योंकि उपनिवेशवाद की सीमा जा रही थी दक्षिण अमेरिका तक भी, जो कि उत्तर अमेरिका जिसमें अमेरिका का खुद स्थित है उसके पास है, लैटिन अमेरिका और जिसको आप साउथ अमेरिका बोलते हो, इसमें ये पूरे एरिया में यूरोप का रहना उसको ठीक अपनी सुरक्षा के लिए नहीं लग रहा था। तब यूरोप एक महाशक्ति के रूप में था, उसके सारे अलग अलग जो बड़े देश थे उनका एक बड़ा प्रभुत्व था अलग अलग देशों में, उपनिवेशवाद स्थापित कर रखा था। तो उसको उन्होंने अपने सुरक्षा सिद्धांत में दिया कि ये जो पूरा पश्चिमी गोलार्ध है यहाँ यूरोप की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, ये पूरा हिस्सा अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसी को कहा गया कि क्या, मुनरो डॉक्ट्रिन। और उनके इस डॉक्ट्रिन का ही असर रहा क्या कि यूरोप एशिया और अफ्रीका में तो अपनी उपस्थिति बनाए रखा, लेकिन धीरे धीरे दक्षिण अमेरिका के देशों से निकल गया और ये पूरा जो पश्चिमी गोलार्ध का हिस्सा है इसमें अब किसकी स्थिति हो गई मजबूत, अमेरिका की। जो उत्तर अमेरिका के देश थे कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, इनमें तो उसकी स्थिति मजबूत थी, और दक्षिण अमेरिका खासकर लैटिन अमेरिका को उन्होंने केंद्र में रखा था, वहां से भी यूरोप के लोगों को बाहर कर दिया। जब बाहर किया उसके बाद ये मुनरो सिद्धांत प्रभाव में आया तो वहां अमेरिका का प्रभाव तो बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी गतिविधियां हुई। एक गतिविधि ये भी हुई कि दुनिया में ऊर्जा के साधनों की नई खोज चालू हुई, जिसमें खोज में पता चला कि क्रूड ऑयल दुनिया ने खोजा उसको, और क्रूड ऑयल फिर दुनिया में ऊर्जा के माध्यम के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में भी क्रूड ऑयल पाया गया, जिसमें एक प्रमुख देश है वेनेजुएला। तो इस सिद्धांत के बाद सुरक्षा तो सुनिश्चित हो ही गई इस पूरे गोलार्ध की, और वेनेजुएला में तेल मिलने से हुआ ये कि वेनेजुएला ने उस तेल का निष्कर्षण शुरू किया और उससे अच्छा पैसा कमाया। और एक समय ऐसा हुआ कि वेनेजुएला दुनिया के सबसे अमीर देशों में
टॉप 5 में उस समय चौथे नंबर तक पहुंच चुका था। और उनकी पैसे की स्थिति इतनी मजबूत थी, देश इतना अमीर हो चुका था तेल से उस समय में, कि वहां के लोग, माना जाता था एक शहर मियामी के रूप में कहा जाता था कि वहां के लोग शॉपिंग करने मियामी जाते हैं। ये बड़ी प्रचलित कथा है वहां की। इस पूरे कंडीशन में हुआ ये कि धीरे धीरे वो रिच तो हुए, लेकिन यही एक प्रभाव आया जिसके बारे में हमने कुछ दिन क्लास में पहले चर्चा की थी, डच डिजीज। डच डिजीज का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों से आधारित कोई एक ऐसा क्षेत्र जिसपे सरकार पूरी तरह से फोकस हो जाए और उसके ही विकास पर क्या करे, बल दे, बाकी क्षेत्र जितने हैं उनका विकास ना करे। तो वेनेजुएला में हुआ डच डिजीज का शिकार। डच डिजीज का शिकार होने की वजह से हुआ क्या, केवल तेल के क्षेत्र पे उसका प्रभाव बना रहा, यहां तक कि अपने खाने पीने तक की चीजें उस क्या करने लगे, आयात कर रहे थे वो, और किसी क्षेत्र पे उनका ध्यान नहीं था। और किसी क्षेत्र पे ध्यान नहीं होने की वजह से वहां अर्थव्यवस्था का सही से विकास नहीं हुआ। और साथ साथ में एक समस्या और उभरी, वहां समाजवादी राजनीति की तरफ झुकाव बढ़ा। यूएसएसआर और यूएसए की जो गुट बने हुए थे शीत युद्ध में, उस दौरान देखा गया वेनेजुएला, क्यूबा, कोलंबिया, इन सब देशों में धीरे धीरे समाजवाद का प्रसार हुआ और उन देशों में समाजवादी गतिविधियां बढ़ी। अब समाजवादी गतिविधियों में बढ़ने के साथ समस्या क्या हुई कि उन्होंने अर्थव्यवस्था में तेल के अलावा और किसी चीज पर ध्यान दिया नहीं, और क्या किया, जनता को मुफ्त सुविधाएं और बाकी चीजें जो समाजवादी सिद्धांत के केंद्र में होता है कि सरकार ही क्या करेगी, संसाधनों का नियंत्रण करके वही उत्पादन करेगी, वही वितरण करेगी, वितरण करना शुरू कर दिया। और वितरण के साथ साथ लेकिन उत्पादन के साधनों में वृद्धि नहीं हुई। तो धीरे धीरे वो देश शिकंजा में आना शुरू हुआ गरीबी के। और इस पूरे दौरान में ये भी होता रहा कि वहां राजनीतिक घटनाक्रम भी उलटते पुलटते रहे, समय समय पर कभी क्रांतियां होती रही, कभी सेना हावी, कभी सत्ता हावी। उसी दौर में आते आते करीब 2000 के सन आते आते वहां एक ह्यूगो सावेज नाम के नेता है, उन्होंने समाजवादी क्रांति करके 99 में सत्ता स्थापित की। लेकिन वो भी उसी नीति पर चलते रहे जो समाजवादी रहे, लोगों को मुफ्त सुविधाएं देना, लेकिन अर्थव्यवस्था में बाकी क्षेत्र के विकास होने की वजह से उत्पादन के साधन सीमित होते चले गए, गरीबी बढ़ने लगी। गरीबी बढ़ने के साथ साथ इन उपायों के कारण वहां तेजी से महंगाई भी बढ़ी। और एक समय, कुछ समय पहले तक तो वहां महंगाई का स्तर 1,30,000% तक चला गया था, मतलब वहां बोरे में भी पैसा लेके जाओ तो कुछ जल्दी नहीं मिल रहा था, इस स्तर पर महंगाई पहुंच गई थी। और एक समस्या क्या हुई कि उनके पास जितना भंडार था उसके हिसाब से उन्होंने उत्पादन भी बढ़ाया नहीं। और एक काम क्या करने लगे, ह्यूगो सावेज के समय में ही सत्ता, 2013 में उनकी जगह पर फिर मादुरो आए उनके निधन के बाद। इन लोगों ने एक चीज और करने लगे कि वहां अपने क्षेत्र में रूस के साथ, चीन के साथ, ईरान के साथ संबंधों को अपने बेहतर करने लगे। और भारत के साथ भी उस समय ठीक संबंध थे शुरू में। अब फिर वही बात टकराना शुरू हुई। मुनरो में उन्होंने क्या कहा था कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पूरे गोलार्ध में कोई और शक्ति ना आए। और निकोलस मादुरो या ह्यूगो सावेज के समय से ही वहां रसिया, चीन और ईरान, इन सब का गतिविधियां बढ़ने लगी। इस समय, अभी के समय में चीन उनका सबसे बड़ा तेल का आयातक देश भी है। इस पूरे पृष्ठभूमि में हुआ ये कि जब बीच में आए ट्रंप पहले कार्यकाल में राष्ट्रपति बनकर अमेरिका, तो उन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि यहाँ हमारे पश्चिमी गोलार्ध में, वेनेजुएला में रूस का, चीन का, इन सब का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। तो उसी समय उन्होंने एक कदम उठाया था। कदम ये उठाया था कि उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ से तेल खरीदेगा वेनेजुएला से, उसके साथ हम व्यापारिक गतिविधियां नहीं करेंगे, उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, या उन्होंने कहा कि हम उसके साथ संबंधों को अपने अच्छा नहीं रखेंगे। तो उस प्रभाव में बहुत देशों ने वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया। उनकी तेल पे ही इकोनॉमी थी, तेल खरीदना बंद हो गया था, तो संकट वहीं से और गहरा उनके ऊपर होना शुरू हो गया था। तो खराब स्थिति वहीं से होनी शुरू हुई। बस चीन एक ऐसा देश था जो लगातार अमेरिका की इस धमकी को नजरअंदाज करते हुए भी उनसे तेल लगातार खरीद रहा था। फिर ट्रम्प सत्ता में चले गए, वापस जब अब की बार आए तो उनकी निगाह में ये बात थी, तो उन्होंने वापस फिर अपने उसी मुनरो सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए नया डोनरो सिद्धांत दिया। और इसके तहत उन्होंने क्या किया, इसलिए कि इस पूरे पश्चिमी गोलार्ध में, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि इस पश्चिमी पूरे गोलार्ध में किसी और अन्य देश की गतिविधि नहीं होनी चाहिए, न रूस की, न चीन की। इसलिए उन्होंने वेनेजुएला में डायरेक्ट इंटरवेंशन किया और वहां 152 अपने एयरक्राफ्ट भेजे। और सिस्टम ऐसे किया कि जो वहां करीब आबादी उनकी है 2,80,00,000, जिसमें से 50-60 लोग जो लाख लोग कराकस, जो उनका राजधानी का क्षेत्र है, उसी के आसपास रहते हैं। और वहीं सैन्य प्रतिष्ठान भी हैं।
उन्होंने एंटी डिफेंस सिस्टम लगा रखा था, तो उनके एंटी डिफेंस सिस्टम पे हमला किया, वो रिस्पॉन्ड कर नहीं पाया, सेना को अपने में बिजी रखा और उतर गए कहाँ, निकोलस मादुरो के उनके अपने घर में प्रतिष्ठान में। और वहां उतरने के बाद उन्होंने किया क्या कि जितना वहां उन्होंने तैयारी कर रखी थी, अपने खुफिया लोगों को पहले से वहां लगा रखा था, वो कहाँ मूव करते हैं, कैसे सोते हैं, कितना जो है कब सोते हैं, किस कमरे में सोते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, उनके उनके और सारे लोग जो सहायक हैं वो कैसे मूव करते हैं, यहाँ तक कि पालतू जो उनके जानवर हैं उनके घर में वो कैसे मूव करते हैं, सारी डिटेल उनके पास थी। और उसी डिटेल को ध्यान सब कुछ उन्हें पता था। वो उतरे और डायरेक्ट ऑपरेशन, एक ऑपरेशन का उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। उसके तहत निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को वहां से उठा लिया और वापस ले आए कहाँ, वापस तो नहीं मतलब लेके आए अपने यहाँ, वापस तो उनका देश तो है नहीं, उठा लाए अपने देश में न्यूयॉर्क में। तो एक पहला कारण क्या हमने समझा, ये क्या था, मुनरो डॉक्ट्रिन, जिसको अब उन्होंने डोनरो डॉक्ट्रिन, जिसके केंद्र में एक बात यही है कि हम इस पूरे गोलार्ध में किसी और शक्ति को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, पश्चिमी गोलार्ध अमेरिका के प्रभुत्व और अमेरिका के प्रभाव में रहेगा, पहला कारण। दूसरा कारण उन्होंने जो बताया वो दरअसल जुड़ा हुआ है ऑयल से। अभी आपको एक तथ्य पता होना चाहिए, तो उस चीज को समझिए, वेनेजुएला ऑयल के संसाधनों के मामले में बहुत रिच कंट्री है। आप इसका अनुमान ये लगाइए कि अभी उसकी जो क्षमता है, उसके पास 300 बिलियन बैरल तेल का भंडार है, 300 बिलियन बैरल। अब आप इतना समझ सकते हो, दुनिया में इतना बड़ा भंडार किसी के पास नहीं है। सऊदी अरब के पास भी कितना है, 257, अमेरिका के पास खुद कितना है, 81, रसिया के पास कितना है, 80। यानी रसिया और अमेरिका का अगर पूरा तेल भंडार मिला लो, उसका डबल हो जाता है वेनेजुएला के पास तेल भंडार। लेकिन एक समस्या और क्या है, ये उत्पादन इतना नहीं करते हैं, इनके पास भंडार तो 300 बिलियन बैरल दुनिया में सबसे अधिक है, और जितना इस समय तेल का उत्पादन दुनिया में होता है उसका ये केवल 0.8% करते हैं। और ये 300 बैरल जो है ये है कितना, करीब 20%। दुनिया में जितना कुल तेल भंडार है उसका 20% अकेले कहाँ है, वेनेजुएला। और इस 20% में से उत्पादन कितना हो रहा है, 0.8% इस समय। और उसकी एक वजह क्या है, उत्पादन करके करेंगे क्या, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है, तो दूसरा देश कोई खरीदता नहीं, बस चीन खरीदता है, उतना का वही उत्पादन कर रहे हैं अपनी जरूरत भर का और चीन को भेजने भर का, तो उत्पादन उतना नहीं है। तो इसका ये कहना था। अब देखिए एक दिक्कत क्या है कि पूरी अमेरिका का पूरा ध्यान हमेशा रहता है क्या, ऊर्जा के संसाधनों पर नियंत्रण, और उसमें सबसे बड़ा जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा योगदान अभी ऊर्जा के संसाधन में है किसका, क्रूड ऑयल का। तो जाहिर सी बात है क्रूड ऑयल के जितने रिसोर्स हैं उन पर वो नियंत्रण चाहते हैं। अरब कंट्रीज में भी जो उनका इंटरवेंशन है उसमें भी यही बड़ी बात मानी जाती है। इराक में भी उन्होंने वही किया, लीबिया में भी तेल भंडार की वजह से ही इंटरवेंशन हुआ। ईरान पर भी उनकी निगाह इसीलिए है, वो चाहते हैं कि सत्ता वहां की इसीलिए उनके हिसाब से चले क्योंकि वहां भी तेल भंडार अधिक है। बाकी जो सऊदी अरब, यूएई ऐसी कंट्रीज हैं जहां भंडार है, कतर, उनके साथ उन्होंने संबंध अपने अच्छे कर लिए हैं। तो जहां जहां तेल भंडार है वहां वहां अमेरिका अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है। तो एक वजह हो गई ऑयल। अब बात यह है कि लेकिन आज के समय ये ऑयल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि दूसरी पहली बात तो ये कि अमेरिका पहली बात तो चाहता है क्रूड ऑयल पे नियंत्रण रहे, उसका पूरा बाजार, उसकी कीमतें वो तय करे, और वो तब हो पाएगा जब बड़े रिजर्व पर उसका कब्जा होगा या नियंत्रण होगा। इसके साथ साथ एक चीज और मानी जा रही है, क्योंकि समय आने वाले समय में ऊर्जा के संसाधनों की मांग और ऊर्जा की डिमांड और क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। और ये बात जुड़ती कहां से है, एआई से भी। एआई के डेवलपमेंट में अब उनको सब कुछ एआई का जुड़ा हुआ है किससे, डेटा से। डेटा के लिए चाहिए ढेर सारे डेटा सेंटर, और डेटा सेंटर्स के लिए चाहिए बहुत सारी ऊर्जा, एनर्जी, और वो एनर्जी डिमांड इतनी बढ़ने वाली है जो अभी के जितने उनके उत्पादन संसाधन है उससे पूरी होने वाली नहीं है। तो निगाह ये भी है कि अगर हम अभी से कब्जा करेंगे ऐसे भंडारों पर, आगे चल के हमारी जो ऊर्जा की डिमांड बढ़ने वाली है उसको हम पूरा कर पाएंगे। और खुद ट्रंप का नजरिया ये है कि जो फॉसिल फ्यूल के संसाधन है उन पे वो नियंत्रण चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर उनको बहुत भरोसा नहीं है। तो एक वजह ये भी है कि ऑयल का जो पूरा भंडार है, और वेनेजुएला क्या कर रहा था, एंटी अमेरिका पॉलिसी पे था, वहां इनकी कंपनियों को वो घुसने नहीं दे रहा था। एक सेवरान नाम की कंपनी पहले थी, वो भी अब नहीं ऑपरेट हो पा रही थी।
तो इनकी निगाह ये थी कि इतनी हमारी बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियां हैं, वहां जाएंगी, बिजनेस करेंगे और इसके बाद वहां के नियंत्रण जो करेंगे उससे हमको भी फायदा है, कहेंगे कि वो तो कहेंगे कि हमको भी फायदा है, उनको भी फायदा है, लेकिन ज्यादा फायदा किसको है? इन्हीं को फायदा है। इनका कहना है कि हमारी कंपनियां वहां जाएंगी, उत्पादन करेंगी और उससे जो लाभ होगा उसका लाभ वेनेजुएला की जनता को भी मिलेगा और हम भी लाभ लेंगे, ताकि इस पूरे गोलार्ध में दोनों की स्थिति ठीक हो जाए। तो दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर क्या हुआ? ऑयल। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर वही चाइना, जो इस बात कहां से जुड़ती है चाइना की? मुनरो डॉक्ट्रिन से। जाहिर सी बात है कि चीन ने अपने हाल के समय में अपना प्रभाव दुनिया में बढ़ाया है। अब उस अमेरिका परमाणु वाले मामले को छोड़ दो तो रसिया को बहुत बड़ा अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता है, बस परमाणु वाले मामले में वो प्रतिद्वंदी बना रहेगा, परमाणु बम के मामले में, परमाणु शक्ति के मामले में, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में, विभिन्न देशों में अपने विस्तार के मामले में, व्यापार बढ़ाने के मामले में इस समय उसका प्रतिद्वंदी कौन है? चीन। और चीन का प्रभाव लगातार दक्षिण अमेरिका में बढ़ रहा है, वेनेजुएला में, कोलंबिया में, पनामा, तो यहाँ उनके प्रभाव को सीमित करना था उनको। तो एक मामला ये भी था कि वो चीन के प्रभाव को सीमित करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो चीन ही सबसे बड़ा उनका आयातक था, इसलिए उन्होंने इंटरवेंशन किया। तो तीसरा मामला जुड़ता है किससे? चाइना से। एक और मामला जो अगला मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ये मामला जुड़ता है समाजवाद से। समाजवादी विचारधारा से। देखिए अमेरिका अपने यहाँ फॉलो कौन सी पॉलिसी कर, कौन सी जो है विचारधारा करता है? पूंजीवाद का। जाहिर सी बात है जो देश पूंजीवादी होगा वो क्या क्या चाहेगा कि उसके जितने लोग आसपास रहें या पूरे दुनिया में उसी के विचार, क्योंकि ये सुपर पावर है, तो वो चाहेंगे कि वही विचार उनका हर जगह फैले। इसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर पूंजीवादी विचार फैलेगा तो जो दुनिया में सारे क्षेत्रों में बड़ी कंपनियां किसकी हैं? अमेरिका की। और पूंजीवाद के विचार फैलेगा तो जाहिर सी बात है हर देश अपना मार्केट ओपन करेगा। मार्केट ओपन करेगा तो उसका फायदा किसको मिलेगा? अमेरिकन बड़ी कंपनियों को। और अगर अमेरिकन कंपनियों को फायदा मिलेगा तो अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? अमेरिका को होगा। अभी क्या था कि यहाँ थे समाजवादी विचारधारा के लोग मानने वाले, सत्ता वाले। अब सत्ता में जब समाजवादी विचार रहेगा तो वो क्या करते हैं? अपना मार्केट को बंद रखे। उत्पादन में किस कंपनियां कौन सी रहेंगी? सरकारी कंपनियां। तो वहां तेल के उत्पादन में सरकारी कंपनियां थी, तो बाकी प्राइवेट कंपनियों के लिए या दुनिया के अन्य देशों के लिए वहां रास्ता बंद था। तो इसलिए उन्होंने उस विचार को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी विचार से उन्होंने कहा कि वहां की जनता को नुकसान हो रहा है। इनको बहुत इस बात का फिक्र थी कि वहां की जनता को नुकसान हो रहा है, इसलिए हम वहां की जनता को नुकसान नहीं होना देना चाहते। और दुनिया में ये जो समाजवादी विचारधारा है उसके नाम पर डेमोक्रेसी भी ठीक से वहां नहीं चल रही है, फंक्शन हो पा रही है। तो हम इस समाजवादी विचारधारा का प्रसार वेस्टर्न हेमिस्फेयर, पश्चिमी गोलार्ध में नहीं होना देना चाहते, क्योंकि ये विचार गलत है, उससे देश के लोगों को नुकसान होता है। ये भी एक वजह थी कि उस विचारधारा को उनको रोकना, प्रसार को, और अपनी विचारधारा को वहां स्थापित करना। तो एक वजह थी समाजवादी विचारधारा। एक और वजह जो इस अटैक के पीछे थी वो था मामला ड्रग्स का, जिसको आप एक और लैंग्वेज में बोल सकते हो नार्को टेररिज्म, जो उन्होंने कहा। देखिए ट्रंप अपने पहले कार्यकाल से ये आरोप लगाते रहे थे वेनेजुएला पर, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति स्वयं जो है निकोलस मादुरो पर। उनका कहना था कि अमेरिका में जो ड्रग्स की समस्या है और ड्रग्स लाने वाले और यहाँ बेचने वालों की ये जो पूरी समस्या है वो जुड़ी हुई है कहाँ से? वेनेजुएला से। उनका कहना था कि स्वयं मादुरो इस ड्रग्स कार्टेल को ऑपरेट करते हैं, वही उस वहां से सप्लाई। और चूंकि अमेरिका में इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा है, उनका कहना है कि बड़ी मात्रा में वेनेजुएला के लोग वहां से निकलकर हमारे देश में आ गए हैं और वहां से वो ड्रग्स लाकर बेचते हैं, और इस पूरे व्यापार को केंद्र में है कौन? निकोलस मादुरो। और उन्होंने कहा कि इससे हमारे देश की युवा आबादी बर्बाद हो रही है, और इसलिए हम अपनी युवा आबादी की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाएंगे, हम अपने यहाँ ड्रग्स का व्यापार नहीं होने देंगे। और इसीलिए जब निकोलस मादुरो को यहाँ उठाकर लाया गया तो ये भी ध्यान रखना है कि निकोलस मादुरो को इसी आरोप में लेके आया गया है कि वो नार्को टेररिज्म के अपराधी हैं। और अमेरिका की अदालत में जब उनको सामने पेश किया गया, अदालत के सामने, तो वहां उनके खिलाफ आरोप भी यही तय किए गए हैं कि ये अमेरिका में नार्को टेररिज्म फैलाने के आरोपी हैं, यही उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। क्योंकि अगर ये मुकदमा, अगर ये आधार ना बनाते तो चूंकि इस पूरे प्रक्रिया में जो कि एक देश
ये अपनी सेना को भेजकर दूसरे संप्रभु देश को, क्योंकि संप्रभुता का भी मामला है, अंतरराष्ट्रीय नियम समझौते हैं यूएन के, यूएन का जो चार्टर बना है उसका अनुच्छेद 2 भी ये मना करता है इस चीज को लेकर कि आप किसी देश में डायरेक्ट ऐसे इंटरवेन करके वहां के राष्ट्रपति को उठाकर नहीं ला सकते हैं। तो चूंकि उनको ये भी दिखाना था कि अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते थे, उसका उल्लंघन ये इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ये हमारे देश में नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, हमने इसलिए ये कार्रवाई की है, केवल इनको उठाकर ले आए, हमने देश के ऊपर हमला नहीं किया है। तो एक पूरा इशू जुड़ता है किससे? नार्को टेररिज्म से। इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डी डॉलराइजेशन का। पूरे दुनिया में अभी पिछले कुछ समय से एक इशू ये भी चल रहा था, क्योंकि अमेरिका का अलग अलग क्षेत्रों में, अमेरिका जिसको कह सकते हो कि जब से ट्रंप के आने के बाद से उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो पूरी पॉलिसी अपना रखी है, हर देशों के ऊपर टैरिफ लगाते हैं, व्यापार गतिविधियां उससे जो वहां बाधित हुई, तो बाकी पूरे दुनिया में देशों में एक चीज को लेकर ये दिमाग में आया कि धीरे धीरे हमें डॉलर के अलावा किसी अन्य करेंसी में भी व्यापार अपने करना शुरू करना होगा, क्योंकि डॉलर पर निर्भरता की वजह से उनके व्यापारिक जो है गतिविधियां ठीक से नहीं चल पा रही हैं और अमेरिका इसका फायदा उठाता है। तो आपने देखा होगा ब्रिक्स की तरफ से भी ये प्रस्ताव आया था कि हम एक करेंसी पे काम करें ताकि जो है डॉलर की जगह ली जा सके, डी डॉलराइजेशन प्रोसेस हो। डी डॉलराइजेशन का मतलब यही है कि जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अभी पूरा प्रभुत्व है किसका? डॉलर का, उस प्रभुत्व को कम करके या धीरे धीरे कम करके दूसरी अन्य करेंसीज में व्यापार को बढ़ावा देना। तो पिछले कुछ समय में यह भी देखा गया कि कई देशों ने ये काम किया था कि या तो दोनों देश आपस में समझौता कर लेते थे कि हम अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे, या संगठन के स्तर पर भी, ब्रिक्स जैसे संगठन के स्तर पर भी ये बात चल रही थी कि हमारी अपनी करेंसी हो ताकि कुछ देश आराम से व्यापार कर सकें। तो ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही थी, वो चाहते हैं कि डॉलर पे उनका प्रभुत्व बना रहे। और ये माना जा रहा था कि डी डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस आगे बढ़ रही थी उसको एक तरीके से मैसेज देना था कि देखो हम सुपर पावर हैं और हमारे क्षमताओं को ध्यान आपको रखना पड़ेगा, हमारे विरुद्ध किसी गतिविधियों में शामिल नहीं रह सकते आप, और हम चूंकि इस स्तर तक जा सकते हैं कि अगर हमें कार्रवाई करनी हुई तो हम वैसी कार्रवाई कर सकते हैं जैसे कि वेनेजुएला में अमेरिका ने किया, तो हमारा प्रभुत्व बना रहे, इसको एक मैसेज देना था। और वो मैसेज कहीं ना कहीं डॉलर की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने से भी जुड़ा था कि अमेरिका सुपर पावर बना रहेगा, और जाहिर सी बात है जब सुपर पावर बना रहेगा तो वो करेंसी को लेकर स्वीकार्यता बनी रहेगी। जब तक जब 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 ये होगा कि उसकी सुपर पावर की क्षमता, जैसे दुनिया में इस समय बात क्या चल रही थी बहुध्रुवी होने का, तो बहुध्रुवीयता में एक मामला ये भी था ना कि डी डॉलराइजेशन होता, तो उस पूरे बहुध्रुवीयता और डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस आगे ना बढ़ने पाए, इसलिए अमेरिका को एक सख्त संदेश दुनिया को देना था। वो बात भी इससे जुड़ी हुई है, अपनी सैन्य क्षमता का एक तरीके से प्रदर्शन करना है कि देख लो हमारे आसपास भी कोई है नहीं, इसलिए हमारे खिलाफ कोई भी बहुध्रुवीयता का विचार ले आना या डी डॉलराइजेशन के विचार लाने के बारे में दुनिया सोचे भी ना। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अमेरिका ने यह काम किया और उसके बाद दुनिया के देशों ने सामान्य प्रतिक्रिया दी, यूरोप में नाम लेकर प्रतिक्रिया आई ही नहीं, चीन और रूस के अलावा किसी भी देश ने विरोध किया नहीं, तो वो एक बात तो स्थापित कर ही देता है कि कहीं ना कहीं उनका प्रभुत्व बना हुआ है और बहुध्रुवीयता के विचार को अब कहीं ना कहीं चुनौती मिल गई। डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस अब हो सकता है रुक जाए, तो ये भी एक बड़ा कारण था। तो ये एक तरीके से इतनी बातें थी अमेरिका और जिसको आप कह सकते हो प्लस विश्लेषक, इतनी बातें हैं जिसको वो मानते हैं कि कारण अमेरिका ने वहां हस्तक्षेप किया। तो मैं समझ रहा हूं कि अब आपको कारण को लेकर एकदम स्पष्टता हो गई होगी। अगर एक बार समअप कर लें तो क्या, पहला तो मुनरो डॉक्ट्रिन, जिसको अब उन्होंने डोनरो डॉक्ट्रिन डोनाल्ड ट्रंप के नाम से किया। दूसरा मामला ऑयल का जुड़ा हुआ है, तीसरा चाइना का, फिर नार्को टेररिज्म, समाजवादी विचारधारा और डी डॉलराइजेशन और बहुध्रुवीयता की बातचीत। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अब इसके बात आती है कि इसका प्रभाव क्या होगा, परिणाम क्या होंगे। तो परिणाम को लेकर बहुत देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, परिणाम एक चीज ये होगा कि ये मुनरो डॉक्ट्रिन का हम अगर प्रभाव या परिणाम पे बात करें तो देखिए मुनरो डॉक्ट्रिन की वजह से पहला प्रभाव होगा कि एक तरीके से फिर से साम्राज्यवाद का
प्रसार माना जा रहा है प्रभाव के रूप में। कैसे, इसको समझिए थोड़ा। कहा गया ये कि मुनरो डॉक्ट्रिन का समय कौन सा था, 1823 19वीं शताब्दी का। उस समय का समय ऐसा था जब दुनिया में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विचार हावी था। बड़ी शक्तियां ऐसे अपने छोटे देशों में हस्तक्षेप करती थी और उन हस्तक्षेप के कारण वहां क्या होता था, अपनी सत्ता स्थापित करती थी, जिसको माना गया साम्राज्यवादी विचार। और जो कॉलोनियां उन्होंने बसाई उसको क्या कहा गया, उपनिवेशवाद। अब बात यह है कि एक तरीके से वो 19वीं सदी की दुनिया थी। 20वीं सदी आई, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विचार को चुनौती मिली। ये माना गया कि ये गलत तरीका है किसी भी देश पर कब्जा करना या उसके संसाधनों पर नियंत्रण करना। धीरे धीरे आप देखते हैं 20वीं शताब्दी में ये सिद्धांत फिर पराभव या पतन की तरफ गया। साम्राज्यवाद की खात्मा हुआ, उपनिवेशवाद का खात्मा हुआ, दुनिया के अधिकतर देश आजाद हो गए, जिसमें एक प्रमुख देश हमारा भी है, भारत भी। तो इस पूरे विचार में 20वीं शताब्दी में ये जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का एक तरीके से पतन हुआ, उसके बाद से ये देखा जा रहा था कि अपने नए रूप में ये उतने बड़े व्यापक स्तर पर दिख नहीं रहा था। हो रहा था थोड़े स्तर पर, कैसे, कभी कभी अमेरिका बड़े देशों में बड़े अपनी सुपर पावर के मानकर कहीं कहीं इंटरवेंशन करता था। जैसे वियतनाम का युद्ध हुआ, इराक का हुआ, अफगानिस्तान का हुआ, अलग अलग जगह पे वो और भी कार्रवाई करते रहते हैं। जैसे आजकल यमन में हाउती विद्रोहियों को ऊपर किया, इसके बाद नाइजीरिया में जो है सर्जिकल स्ट्राइक की आईएसआईएस के विरुद्ध। तो ये सब चलता था, लेकिन वहां सत्ता जाके स्थापित करना या वहां की सरकार को उखाड़ देना या वहां के उठा लाना राष्ट्रपति को, इतने स्तर पर मामला नहीं चल रहा था। तो ये जो हुआ, इसको माना गया कि ये पुनः 21वीं सदी के उपकरणों का इस्तेमाल करके पुनः 19वीं सदी के साम्राज्यवाद की वापसी की गई है। ये एक पूरा स्टेटमेंट दिया गया। क्या कहा गया कि 21वीं सदी के उपकरण का इस्तेमाल करके 19वीं सदी के समाजवादी विचार, साम्राज्यवादी विचारधारों को फिर स्थापित किया गया। और ये एक तरीके से ही है, यही तो साम्राज्यवाद है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं ट्रंप के, वो उस विचारधारा को या उस समाजवादी विचार को, जो साम्राज्यवादी विचार को पोषण करने वाले हैं। क्या क्या विचारधारा बात स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि वहां जो अब पूरा सिस्टम चलेगा वेनेजुएला, वो अमेरिका के देखरेख में, नियंत्रण में चलेगा। तो यानी पहला स्टेटमेंट क्या कहा कि सरकार ऐसी होगी जो हमारे हिसाब से चले, वहां का नियंत्रण हम रखेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं, व्यापार मंत्री हैं और जो वाणिज्य, जो हमारे सेना के हेड हैं, वो देखेंगे कि वहां आगे प्रोसेस कैसे चलेगी और उनकी देखरेख में चलेगी। अब ये क्या है, ये पुनः साम्राज्यवाद और एक तरीके से उपनिवेशवाद की वापसी जैसा है। और तो और उन्होंने क्या कहा, वहां जितना तेल का उत्पादन होगा वो उत्पादन करके हम मार्केट में बेचेंगे, और वो जो पैसा आएगा बेचकर वो यूएसए के नियंत्रण में रहेगा, और वो पैसा फिर हम देंगे उनके खर्च के लिए, उनके यहाँ जो है व्यवस्था चलाने के लिए। हम भी उससे लाभ कमाएंगे तेल बेच के उनका, और उनको भी पैसा देंगे। लेकिन आप सोचो, कह रहे हैं कि उनका पूरा तेल हम व्यापार करेंगे, अब हम उनके पूरे तेल को बाजार में बेचेंगे, उससे जो मुनाफा मिलेगा उस पर भी हमारा नियंत्रण रहेगा, हम उसको वहां खर्च करेंगे लोगों के कल्याण के लिए। तो ये क्या है, पूरी अर्थव्यवस्था को एक तरीके से नियंत्रित कर लेना। तो पुनः एक तरीके से साम्राज्यवाद की क्या हुई है, वापसी हुई। और इसके परिणाम में फिर अगला उन्होंने क्या कहा कि वहां सरकार पर क्या होगा, उनका नियंत्रण। तो इसके लिए उन्होंने किया क्या कि वहां जो उपराष्ट्रपति थे उनको शपथ दिलाई, ठीक है ना, रोड्रिगेज, जो उनको शपथ दिलाने में एक चीज ध्यान रखना, अभी शपथ दिलाई गई उनको, वो हैं अभी, वो ऐसा स्टेटमेंट कोई नहीं दे रही हैं जैसे कि देख के लग रहा हो कि वो अमेरिका समर्थक हैं, लेकिन बिना अमेरिका के संभव था वो उनका सत्ता में आना नहीं। और इसकी थोड़ी थोड़ी पृष्ठभूमि अगर आप पीछे देखो तो ये कहानी सेट हो रही थी थोड़ा पहले से ही, जब आपने देखा कि इस बार का नोबेल पीस प्राइज मिला, तो मचादा जो वहां की डेमोक्रेटिक जो है एक तरीके से फाइट करने वाली नेता थी। अब उसके बारे में भी थोड़ा इतिहास जोड़ो, जिससे एक कारण और जुड़ेगा। मचादा जो है वेनेजुएला में विपक्ष की नेता थी मादुरो के सामने। तो जब चुनाव होना था पिछला वहां, उसके एक साल पहले उन्होंने उनको देखा कि इनकी लोकप्रियता अधिक बढ़ रही है, तो उनको क्या कर दिया, उनके ऊपर कई प्रतिबंध लगाए, नियंत्रण लगाए और उनको एग्जाइल यानी बाहर भेज दिया, यानी वो देश में चुनाव लड़ने लायक
नहीं रही और बाहर भेज दी गई। इसके बाद जब वहां चुनाव हुए तो वहां जो पक्ष और विपक्ष के बीच का चुनाव हुआ उसमें मचादा ने विपक्ष के एक नेता को अपना समर्थन दिया, ठीक है ना। और जब चुनाव में काउंटिंग हुई तो माना गया कि विपक्ष के ही नेता जीते थे कम मार्जिन से और मादुरो वो चुनाव हारे थे, ये माना गया। लेकिन मादुरो चूंकि सत्ता में थे तो ये कहा गया कि उस चुनाव में धांधली हुई और उन्होंने परिणाम को अपने प्रभाव में कर लिया, यानी ये कहा कि हम जीते। और यहीं से एक तरीके से उस देश में उन्होंने अपनी क्या किया, अपने देश में ही लोगों को अपने प्रति नाराजगी बढ़ा दी। क्योंकि चुनावी प्रक्रिया में जब हस्तक्षेप होता है, संस्थाओं का जब पतन किया जाता है, लोकतंत्र के संस्थाओं का जब अपने तरीके से मनमाने तरीके से चलाया जाता है सत्ता पक्ष द्वारा, विपक्ष को समाप्त किया जाता है, तो इससे एक समस्या ये भी उभरती है कि वहां जो ये काम कर रहा होता है नेता, उसके प्रति लोगों का जन समर्थन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब जाहिर सी बात है कि जन समर्थन कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है एक समस्या तो आएगी ही कि उसके जब जन समर्थन जिसका जितना कम होगा, अगर उसके खिलाफ फिर कुछ एक्शन होगा तो कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलेगी। और यही हुआ भी। आप देखिए, अगर कोई सामान्य देश होता, उसके राष्ट्रपति को अगर वहां से उठा लिया जाता तो हो सकता है जनता बहुत विरोध करती, क्योंकि वो उसके द्वारा चुना गया नेता होता। लेकिन यहाँ विरोध प्रदर्शन सीमित स्तर पर देखे गए, कोई बहुत, बल्कि एक पूरा धाड़ा जो था वो सेलिब्रेट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सत्ता जो अपने देश में ही कमजोर कर ली थी अपनी गतिविधियों से, विपक्ष को कंट्रोल करके, चुनाव सही से ना होके चुनाव में धांधली करके, लोकतांत्रिक संस्थाओं का पतन करके, उससे भी उनको समस्या हुई। तो एक तरीके से अब वेनेजुएला पर सरकार पर नियंत्रण अब किसका रहेगा, अमेरिका का रहेगा। तीसरी जो प्रभाव के रूप में ये बात कही जा रही है वो ये कि कहीं ना कहीं ये अब जो है ऑयल पर नियंत्रण का एक नया अध्याय खोलेगा। क्यों? क्योंकि एक चीज तो बहुत क्लियर है कि बेसिक जो मामला था उनका, बाकी जो चीजें थी वो तो थी ही, लेकिन एक जो बड़ी वजह थी वहां इंटरवेंशन की, ये तो उसमें था ही। तो उनके ऑयल रिजर्व पर उनको क्या चाहिए था, नियंत्रण चाहिए था। तो जब ऑयल रिजर्व पर नियंत्रण चाहिए था, ये दिखाता है कि आने वाले समय में ऑयल के पूरे व्यापार पर अमेरिका क्या चाहता है, अपना नियंत्रण चाहता है। दुनिया चाहे भले ये कह रही हो कि फॉसिल फ्यूल पर उत्पादन कम होना चाहिए, उनके इस्तेमाल पर कमी लाई जानी चाहिए, एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्सेस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, अमेरिका इसके पक्ष में होता हुआ नहीं दिख रहा। उसका मामला अभी भी ये है कि फॉसिल फ्यूल के सब मार्केट पर नियंत्रण करो। इसके पीछे कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव क्या होगा। प्रभाव ये हो सकता है कि देखिए, एक वजह ये हो सकती है कि इतना बड़ा भंडार है, अमेरिकी कंपनियां जाएंगी, ढेर सारा वहां प्रोडक्शन करेंगी, और जब प्रोडक्शन ढेर सारा होगा ऑयल का, दुनिया में अभी ऑलरेडी जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके साथ वहां का प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा, तो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस क्या होंगी, ठीक ठाक कम हो सकती हैं। और अगर ऑयल की प्राइसेस कम हुई तो उनका निशाना एक तरीके से रूस भी, क्योंकि रूस की भी अभी जो पूरी इकोनॉमी है वो ऑयल और गैस पर ही निर्भर। और अगर अब इस ऑलरेडी इस समय ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम है, और अगर वेनेजुएला में अमेरिका ने खूब उत्पादन बढ़ा लिया अगले कुछ सालों में, तो ऑयल की प्राइसेस और ज्यादा कम हो जाएंगे। और अगर और ज्यादा कम हुई तो रूस जैसे देश, जिनकी अभी भी स्थिति ऐसी है कि वो ऑयल और गैस पर निर्भर हैं और उससे उनको थोड़ा अर्थव्यवस्था उनकी चल जा रही है, उस पर भी बड़ा दुष्परिणाम उसका दिखेगा। और अगर वो उनको ऑयल का पैसा मिलना बंद हुआ तो रूस कहीं ना कहीं एक तरीके से फिर से आर्थिक रूप से, जिसको बोल सकते हो आपके गहरे संकट में फंस सकता है। तो एक लंबा समय में ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है अमेरिका इस सिद्धांत में इसलिए भी मान सकता है ताकि लंबे समय में वो रूस के संभावनाओं को क्या कर सके, खत्म कर सके। इसके बाद एक जो है मामला जो प्रभाव में या दुष्परिणाम में दिखेगा वो है, दुनिया जो एक तरीके से मल्टीपोलर की तरफ जा रही थी, वापस मामला किसकी तरफ हो रहा है, वन, या जो आप कह सकते हो अमेरिका केंद्रित यूनिपोलर वर्ल्ड। क्यों कहा जा रहा था कि 91 के समय में जब रसिया का पतन हुआ, यूएसएसआर का पतन हुआ, इसके बाद से दुनिया कैसी हो गई थी, यूनिपोलर। लेकिन वर्ष इधर के हाल के वर्षों में, पिछले कुछ समय में क्या हो रहा था,
दुनिया में कई ऐसे नए देश उभर रहे थे जो अमेरिका के इस पूरे जो प्रभुत्व को धीरे धीरे चुनौती दे रहे थे, जिसमें एक बड़ा नाम किसका था? चाइना का है। भारत को भी माना जाता है। यूरोप अपना इकट्ठा होकर यूरोपीय यूनियन बनाकर अपनी अस्तित्व को बनाए रखने और अपने प्रभाव को बनाए रखने में लगा हुआ है। तो कहा गया कि धीरे धीरे दुनिया किस तरफ जा रही थी? बहुध्रुवीयता की तरफ से। और जितना दुनिया मल्टीपोलर होती, बहुध्रुवी होती, उतना ही अमेरिका का प्रभाव क्या होता? कम होता। लेकिन इस पूरे कार्रवाई ने जिस तरीके से उसको वेस्टर्न हेमिस्फेयर का एक तरीके से फिर से प्रभुत्व उसके हाथ में दे दिया, और बाकी दुनिया में से कोई इस बात को ना विरोध कर पाया, ना उसके इस कदम को के खिलाफ कोई एक्शन ले पाया, ये दिखाता है कि दुनिया फिर से किस तरफ मुड़ रही है? यूनिपोलर। और जब ये बात कही जा रही है कि नहीं, चाइना उसको टक्कर दे सकता है, तो एक चीज ध्यान रखनी है, चाइना सुपर पावर बन रहा है, कितना भी बना हो, एक कमी उसके साथ है जिसकी वजह से वो अमेरिका को शायद टक्कर ना दे पाए। उसकी वजह क्या है? चीन ने अपना आर्थिक विकास तो खूब किया, लेकिन लंबे समय से चीन किसी भी युद्ध में नहीं गया, कोई भी बैटल फील्ड में चीन गया नहीं है। और शक्ति आपकी चाहे जितनी हो जाए, जब तक बैटल फील्ड का अनुभव आपके पास नहीं रहता है, तब तक आप इस स्थिति में नहीं होते हो कि दुनिया के सबसे बड़ी शक्ति को आप क्या कर सको? पराजित कर सको। अमेरिका यही इस मामले में अलग है। अमेरिका ने क्या किया है? दुनिया कहे चाहे जो कहा कि ये दुनिया बन गई, शांति है, मानवाधिकार है, दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान है, इन सब के बावजूद अमेरिका लगातार किसी न किसी युद्ध में लगा रहा, बैटल फील्ड में बना रहा। इस बैटल फील्ड में बने रहने से उनके पास अपने शक्तियों का प्रदर्शन करने का तरीका, बैटल फील्ड में कैसे हम जीत सकते हैं, अपना नियंत्रण कैसे स्थापित कर सकते हैं, इन सब का तरीका, कुल मिलाकर उसको उस चीज का अनुभव है। वियतनाम में अनुभव हुआ, इराक में अनुभव हुआ, अफगानिस्तान में अनुभव हुआ, अलग अलग जगह सीमित स्तर पर जो उन्होंने प्रयोग किए वो अनुभव हुआ, अब वेनेजुएला सामने है। तो अब ये क्या दिखाता है कि यानी उनके पास इस बात का पूरा बैटल फील्ड का इतना अनुभव है कि वो अभी उनसे कोई सामना नहीं कर सकता है। और इन सब के बावजूद कि कितना भी अमेरिका, चीन या भारत इन सब अभी अपनी तरक्की पे करें, ये बात तो स्थापित है कि डिफेंस की तकनीक के मामले में अभी भी अमेरिका आगे है। आप देखिए, उनके पास जितने आधुनिक उपकरण हो सकते हैं डिफेंस के, सब उपलब्ध हैं, और अभी उस स्तर के किसी के पास उपलब्ध नहीं है। और उन्हीं को बेंचमार्क मानकर बाकी देश अपने विकास में लगे हुए हैं। तो जब बेंचमार्क वही है तो उससे टकराएगा कौन? सिंपल बात है। तो ये जो कहा जा रहा था कि दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, तो एक दुष्परिणाम फिर से क्या हो सकता है? यूनिपोलर का। अब देखिए, यूनिपोलर होने का दुष्परिणाम से समस्या क्या आएगी? समस्या वही आएगी कि जो अमेरिका चाहेगा वही होगा। अब इसका परिणाम दिखना शुरू हो गया। कल उन्होंने अब एक बिल लाने की वो बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप रसिया से ऑयल खरीदोगे तो 500% टैरिफ लगाएंगे, जिसको आज ट्रंप ने अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया उस बिल को। अब वो पास होगा कि नहीं होगा एक अलग मसला है, लेकिन तैयारी हो गई। अब ये क्या था? अब कोई रोक के दिखाए। तो ये तो यही तो है यूनिपोलरिटी। दूसरा क्या होगा कि जितने अंतरराष्ट्रीय नियम, संधियां, समझौते हैं, सबको कौन अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा? अमेरिका। वो जो चाहेगा उसी हिसाब से मानवाधिकार की बात होगी, उसी हिसाब से संप्रभुता की बात होगी। तो जाहिर सी बात है कि यूनिपोलर होने के ये बहुत सारे नुकसान हैं। और एक बड़ा नुकसान और होगा आर्थिक। हर देश के ऊपर एक दबाव होगा कि वो अमेरिकी कंपनियों को अपने यहाँ बिजनेस करने दे, प्रॉफिट कमाने दे, और सारे व्यापारिक गतिविधियों पर नियम कानून भी वैसे ही बने जैसा अमेरिका चाहता है। तो यूनिपोलर होने के ये बड़े दुष्परिणाम हम आगे दुनिया देख सकती है। इसके अलावा जो एक बड़ा नुकसान या दुष्परिणाम दिख सकता है वो होगा UN और इसके साथ साथ जो अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तक क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया ने यह समझ लिया कि युद्ध एकमात्र कोई समाधान नहीं है, और युद्ध से होगा ये कि जान माल की बहुत ज्यादा हानि होती है, और वो सबकी होती है, किसी एक पक्ष की नहीं होती है। तो और उसके साथ साथ एक विकल्प ये भी आया कि परमाणु बम का विकास हो गया। उससे क्या हुआ कि एक ही देश का एक तरफा नियंत्रण वाली स्थिति खत्म हुई। और दूसरी विश्व युद्ध के
इस भयानक जो नुकसान था उसको ध्यान में रखते हुए दुनिया ने एक कदम उठाया कि यूएन सहित और भी कई ऐसे इंटरनेशनल बॉडीज का निर्माण हुआ, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, जिसके माध्यम से कोशिश की गई कि दुनिया अब में युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध ही सबसे बड़ी संकट है। युद्ध होने से व्यापारिक गतिविधियां तो बर्बाद होती ही हैं, लोग मरते हैं, संसाधन नष्ट होते हैं, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है हर तरह का। तो दुनिया ने बात की अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनाकर, जिसमें मुख्य था यूएन, और कोशिश की गई कि अब आगे दुनिया में शांति स्थापित रहे, दुनिया में कोई भी ऐसा संघर्ष ना हो जिससे कि अर्थव्यवस्था को नुकसान हो, लोगों को नुकसान हो, या सामने सामने का युद्ध बचा जाए। और ये स्थिति ऐसी रही कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में देखिए बहुत अंतराल नहीं है, लेकिन एक चीज तो है कि कम से कम इस कदम की वजह से कि जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनाई गई, नियम बनाए गए, कई संधि हुई, कई समझौते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इनके कारण एक तो रहा कि दुनिया में कम से कम उस स्तर का फिर युद्ध देखा नहीं गया। इतना तो सफलता उनकी रही। लेकिन अब क्या होगा कि जिस तरीके से अमेरिका ने इस बार यूएन के चार्टर, ये तो कहता नहीं है कि किसी देश में आप डायरेक्ट इंटरवेन करो और वहां के राष्ट्रपति को उठा लाओ, ये तो अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन है, यूएन के चार्टर का उल्लंघन है। तो जब इसका उल्लंघन एक अमेरिका देश कर दिया तो वो बाकी किसी देश को अब उदाहरण देने लायक नहीं है। इस आधार पर रसिया यूक्रेन में अटैक किया हुआ है, अमेरिका यहां किया हुआ है, कल को चाइना ताइवान को कर लेगा, भारत पाकिस्तान को। ठीक है, हमारे वाले में तो हमें करना नहीं है, बस मिला लेना है, हमारे ही लोग थे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो इससे लेकिन उस मूल बात को क्या होगा कि ये जो अब बांग्ला पाकिस्तान आएगा तो बांग्लादेश अपने आप आ जाएगा। तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, जो यूएन का चार्टर था, जो अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते थे, उनके अनुपालन की वजह से ये जो लंबा संघर्ष रुका हुआ था वो क्या होगा, अब इसका प्रभाव अब एक तरीके से इस पे गहरी चोट लगी। जैसे कि यहाँ विश्लेषक अब इसको कह भी रहे हैं कि अगर इस तरीके की साम्राज्यवाद के स्तर की नीतियों का पालन हो रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप अपनी दुकान बंद कर लो, क्योंकि आप सुपर पावर्स का कुछ कर नहीं पाओगे, और जब सुपर पावर्स का आप कुछ नहीं कर पाओगे तो युद्ध क्या रोक पाओगे, शांति क्या ला पाओगे, दुनिया में स्थिरता और विकास कहां से आएगा। ये तो फिर वहां हर महाशक्ति अपने हिसाब से इंटरवेंशन करेगी फिर आगे चलकर। तो अब ये उदाहरण काम नहीं आने वाला। तो कहने का मतलब है कि एक दुष्परिणाम ये हो सकता है कि ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास इतने लंबे समय तक किए गए थे, उनका एक तरीके से एक झटके में अब समाप्ति दिख सकती है, और अमेरिका लगभग कई अंतरराष्ट्रीय संधि समझौतों से अब अपने आप को बाहर निकाले, एक साथ साइन किया 65 संधि समझौते से बाहर हो गए। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है कि अब वो इस व्यवस्था की तरफ वापस नहीं जा रहे हैं। और इसको लेकर मैंने क्लास में एक बार पहले भी आपसे कहा था कि उनके जो नेता हैं जेडी वांस, उन्होंने एक बार इस बारे में टिप्पणी भी की थी। उन्होंने कहा था कि हमने दुनिया में अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनाई और नया विचार लाया, किस चीज का, ग्लोबलाइजेशन का। और उस ग्लोबलाइजेशन के विचार में केंद्र में क्या था कि हम चीजों का डिजाइन करेंगे अर्थव्यवस्था में और बाकी दुनिया उसका प्रोडक्शन करेंगे। चूंकि डिजाइन करने वाले को पैसा ज्यादा मिलता है, उनकी कंपनियां डिजाइन करेंगी और दुनिया में प्रोडक्शन करके बाकी दुनिया में अपना सामान बेचेंगी। इस विचार से उन्होंने ग्लोबलाइजेशन कहा कि हमने लाया था, स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि चीन जैसे देशों ने हमारे उस विचार को चुनौती दे दी, क्योंकि उत्पादन वो करने लगे, वो खुद व्यापार करने लगे, तो हमें कोई बहुत फायदा ग्लोबलाइजेशन का मिला नहीं। इसलिए जरूरी नहीं कि हम उस नीतियों को अब वापस लागू करें। और वो कहीं ना कहीं हिंट था एक तरीके से यूएन या अंतरराष्ट्रीय संधि समझौतों के आधार पर जो व्यवस्था स्थापित हुई थी उससे बाहर निकलने का। इसलिए अमेरिका अब यहाँ इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसको मान रहा है कि हमारी प्रभाव में वृद्धि में कहीं ना कहीं ये बाधक है। इसके बाद एक अगला जो दुष्परिणाम जुड़ सकता है वो परमाणु बम से संबंधित है। देखिए, बड़ी सिंपल मामला है। दुनिया में हुआ क्या कि यूक्रेन का संकट दिखाता है, वेनेजुएला का संकट दिखाता है कि इस दुनिया में अगर सुरक्षित रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमाणु शक्ति संपन्न बनना पड़ेगा। क्योंकि रसिया आज बचा हुआ है तो किस लिए, परमाणु शक्ति संपन्न होने की वजह से। चीन, भारत और एक अर्थ में आप कह दो पाकिस्तान, जो लोग, क्योंकि पाकिस्तान में भी परमाणु बम नहीं होता तो अब तक मामला इतना समय थोड़े लगता है हमको, लेकिन एक तरीके से ये सुरक्षा की गारंटी बन गई परमाणु बम होना। और
हमें थैंकफुल होना चाहिए अपने उन नेताओं, प्रशासकों, वैज्ञानिकों का जिन्होंने हमारे यहाँ इस चीज को समय से समझ लिया और समय से हमारे यहाँ परमाणु बम का विकास हो गया। हम यूक्रेन और वेनेजुएला नहीं बन सकते, उसकी एक बड़ी वजह है कि हम परमाणु शक्ति संपन्न देश। तो परमाणु बम के लेकर लोगों में, देशों के प्रयास या इसका प्रसार में अब आने वाले समय में वृद्धि हो सकती है। ये प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है क्योंकि ये सुरक्षा की कहीं ना कहीं क्या देता है, गारंटी दे रहा है। अब इस पूरे चर्चा में मामला अंत में आता है भारत से इस मामले में प्रतिक्रिया और भारत के हित। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि देखिए, भारत ने इस पूरे मामले पर बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी। और प्रतिक्रिया क्या दी कि हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश आपसी समझदारी से काम करेंगे, शांति, स्थिरता। अब इसकी एक वजह है क्यों भारत ने ये स्टैंड लिया। सामान्यतः कोई और देश करता, अगर अमेरिका ने जो काम किया है तो भारत जाहिर सी बात है उस कदम की आलोचना करता। जब देख रहा है कि यूरोप तक आलोचना नहीं कर रहे हैं, केवल आलोचना चीन और रूस दो मुख्य प्रतिद्वंदी कर रहे हैं, यूरोप के भी नेता उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो पूरा है, दक्षिण अमेरिका और साउथ अमेरिका, वहां भी प्रतिक्रिया कोई बहुत ऐसा नहीं है कि अमेरिका के विरोध वाली है। तो हमारा तो कोई हित भी नहीं है वेनेजुएला में, हम अमेरिका के खिलाफ प्रतिक्रिया क्यों दें, क्यों हम बिना वजह इस बीच में ये अपने संबंधों को खराब करें। क्योंकि भारत ने वेनेजुएला से इस समय उसके कोई डायरेक्ट हित जुड़ते नहीं है। उसकी एक वजह क्या है, ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने सैंक्शन लगाया था वेनेजुएला के ऊपर, तो भारत उस समय तक तेल खरीदता था वेनेजुएला का, लेकिन उसी समय अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया था। ओएनजीसी जैसी कुछ कंपनियों का वहां थोड़ा निवेश है उसका, लेकिन अब उसमें उत्पादन हो नहीं रहा था, ना तो अभी व्यापार हो रहा था। और मतलब कहने का कोई बड़ा हित भारत का वहां से जुड़ा हुआ नहीं है, ना वो हमारा पड़ोसी है, ना हमारे आर्थिक हित, ना सुरक्षा के हित कुछ जुड़े नहीं है। तो ऐसे मामले में हम उनके तरफ क्यों ही जाएं। और ये बात तो कहीं ना कहीं ये भी थी कि मादुरो का शासन एक तानाशाही शासन था भी, तो उसको डिफेंड करना भी कौन ही उचित समझेगा। तो कुल मिलाकर भारत ने यही कहा कि दोनों पक्ष धैर्य से काम लें, जाहिर सी बात है शांति से, स्थिरता से। तो कहने का मतलब है कि भारत ने अपना वेनेजुएला में कोई हित ना होने के कारण इसमें कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है जो अमेरिका के खिलाफ। बात समझ में आ गई। अब बात यह है कि क्या भारत को यही करना चाहिए था। जाहिर सी बात है कुछ लोग उस पर आलोचना भी कर रहे हैं कि स्टैंड आपको अपना क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि आप भी दुनिया में एक सुपर पावर बनना चाहते हो। और जब सुपर पावर बनना चाहते हो कि दुनिया में जो बड़े मुद्दे उभरते हैं उनमें अपनी राय दिया करिए, आप कोई पक्ष लीजिए। आप हर बार ये ना करिए कि आप दोनों पक्ष की तरफ से बात करिए, क्योंकि रशिया यूक्रेन में मामले में भी हमने बहुत क्लियर दोनों में एक तरफ का पक्ष नहीं लिया। अब अमेरिका वेनेजुएला में भी है, इसराइल गाजा वाले में भी हमारे साथ ये है। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, ये आलोचना करने वालों को ये भी समझना चाहिए कि भारत के पास अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, रणनीतिक स्वायत्तता। भारत किसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया इस आधार को बनाकर देगा कि उसके तुरंत खुद के हित उसके कैसे जुड़े हुए हैं। और चूंकि हम लंबे समय तक इस विदेश नीति का अपने पालन करते आए हैं कि हम बाहरी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, दो देश के आपसी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बस हमारी ये कोशिश होती है कि दुनिया में शांति स्थापित रहे और अगर कहीं विवाद हो रहा है तो विवाद ना हो, दोनों पक्ष बैठकर बातचीत से सुलझा दें। हमने इसराइल गाजा वाले मामले में भी वही पक्ष रखा, यही रशिया यूक्रेन में भी रखा, और इसके बाद यहां भी हम यही कहेंगे कि दोनों पक्ष आपस में बातचीत को सुलझा लें, ये संघर्ष आगे ना बढ़े। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।